अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये आज से 40-45 साल पहले की घटना है, जब मैं शाहगंज नाम के कस्बे से 4 मील दूर एक गांव में रहा करता था। शाहगंज उत्तर प्रदेश में है। मेरे गांव और शाहगंज को एक रास्ता मिलाता था, जो एक छोटे से जंगल में से होकर गुजरता था। गांव के रहने वाले कस्बे तक या तो पैदल जाते थे या फिर बैलगाड़ियों वगैरह पर। मेरे पास एक साइकिल थी और सड़क कच्ची और ख़राब होने के बावजूद मैं आमतौर पर उसी पर कस्बे जाया करता था। मेरी वापसी आमतौर से शाम को 5 बजे होती थी। आमतौर से शाम के वक्त उस सड़क पर ट्रैफिक नहीं होता था और पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में ही गुजरता था। सर्दियों के दिनों में उस पर अंधेरा भी छा जाता था और मुझे तब साइकिल पर एक लैंप भी जलाना पड़ता था। ये एक ऐसी ही सर्दियों की शाम थी। उस वक्त लगभग 6 बज रहे थे और मैंने गांव तक का आधा रास्ता तय कर लिया था। अचानक मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते के बीच में 7-8 साल का एक लड़का खड़ा था। जाहिर है कि ये रास्ता सुनसान था और फिर जंगल में गीदड़ और तरह तरह के जानवर भी थे। अक्सर और ज़्यादातर इधर भेड़िए भी आ जाते थे। उस जगह उस लड़के का अकेला खड़ा रहना उसके लिए किसी तरह सही नहीं था। मैं उसके करीब पहुंचकर साइकिल से उतरा, मगर वो अनजान सा खड़ा रहा। उसने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार खुद मैंने ही उससे पूछा, ए लड़के, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने मेरी तरफ मुंह घुमाए बगैर कहा। किसका? मैंने पूछा। क्या तुम्हारे माँ बाप साथ हैं? नहीं, मेरी बहन है। अच्छा, मगर जिधर से मैं आया हूं मुझे तो वो कहीं नहीं दिखाई दी, मैंने कहा। शायद वो कहीं आगे होगी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। लड़के ने कोई एतराज नहीं किया और साइकिल के डंडे पर मेरे सामने सवार हो गया। मुझे आज तक याद नहीं पड़ता उसकी शक्ल कैसी थी। वैसे भी शाम गहरी हो चुकी थी। फिर उसने किसी भी तरह मेरी तरफ मुंह भी नहीं किया था। उस वक्त हवा मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी और मुझे सर्दी का रह रह कर एहसास हो रहा था। मैंने महसूस किया कि लड़के पर सर्दी का कोई असर नहीं नजर आ रहा था। अभी हमने ज़्यादा दूर का सफ़र तय नहीं किया था कि मेरी साइकिल की रोशनी एक और साए पर पड़ी, जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा, ये एक बच्ची का साया है। ये लड़की लड़के से कुछ बड़ी लग रही थी। उसके बाल घने और लंबे थे और हवा से उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। लो, तुम्हारी बहन भी मिल गई, मैंने कहा। मेरा ख्याल है इसे भी साथ ले लेते हैं। लड़की ने मेरी मुस्कुराहट पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने भाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता मेरे कहने पर वो पीछे साइकिल के कैरियर पर ज़रूर बैठ गई। उसे बिठाकर मैं चल पड़ा। मेरे सवालों के जो जवाब मुझे मिले उन्हें मैं ठीक तरह से समझ नहीं सका, क्योंकि लड़का तो चुप था और लड़की की आवाज़ बस ऐसी ही थी जैसे कोई बोला तो हो, लेकिन अल्फाज पूरी तरह से ना उभरे हों। मैंने अंदाज़ा किया कि शायद दोनों अजनबी से बेतकल्लुफ़ होने वालों में से नहीं। फिर मैंने भी और कुछ नहीं पूछा। वैसे मेरा इरादा था कि इन दोनों को मैं गांव के मुखिया के हवाले कर दूंगा। वो इन्हें इनके घर पहुंचा देगा। मुखिया का मकान गांव के शुरू होते ही पड़ता था। रास्ता सीधा ही था, मगर उन दोनों की वजह से मुझे साइकिल चलाते हुए यूं महसूस हो रहा था, यूं लग रहा था जैसे मैं किसी चढ़ाई पर साइकिल चला रहा हूं। मैंने इसी दौरान महसूस किया कि बच्चे का सर मेरे चेहरे के बहुत नज़दीक है। साथ ही मुझे अपनी गर्दन पर लड़की की सांसों का भी एहसास हुआ। लड़की की सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे साइकिल मैं नहीं बल्कि वो लड़की चला रही थी। ये बड़ा अजीब सा एहसास था। वो सर्दी जो सर्द हवा की वजह से मुझे कुछ देर पहले महसूस हो रही थी, एकदम गायब हो गई और उसकी जगह मुझे अपने अंदर गर्मी उभरती महसूस हुई और मुझे बहुत उलझन भी होने लगी थी। मैं थकन महसूस कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सुस्ता लूँ,
मैंने कहा। नहीं नहीं, दोनों बच्चे एक साथ होकर बोले। बस चलते रहो। मुझे बहुत हैरत हुई और मैं किसी विरोध के बगैर चलता रहा। मगर ज़रा ही देर बाद मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे बहरहाल कुछ सुस्ताना ज़रूर पड़ेगा। मैं अभी ये बात सोच ही रहा था कि मेरी नज़रें सामने हैंडल पर रखे हुए बच्चे के हाथों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये हाथ अच्छे खासे मोटे और बड़े हैं और उन पर बाल उगाए हैं। घबराहट से मेरे हाथ कँपकँपाए और साइकिल चलते चलते त्योराई। अरे अरे, देखना, संभलना, दोनों बच्चे तेज आवाज में बोले। उनकी आवाज़ों में ऑर्डर था और ये आवाज़ें ऐसी भी नहीं थी कि बच्चों के हलक से निकलने वाली कही जा सकती हों। मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया। लड़की का चेहरा अच्छा खासा बड़ा हो गया था और बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं था। उसकी टांगें लंबी हो गई थीं और उन पर उगे बाल दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, वो लगभग सड़क पर घसीट रहे थे। रुक जाओ, अचानक दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। तभी इससे पहले कि मैं कुछ करता, मेरी साइकिल का अगला पहिया किसी ऊंचे पत्थर से टकराया और साइकिल डिसबैलेंस होकर सड़क के एक तरफ गिर पड़ी। जमीन पर गिरते वक्त मुझे एहसास हुआ जैसे कोई सख्त सी चीज, किसी जानवर के खुर जैसी, मेरे सर के पिछले हिस्से से टकराई हो। मुझे जोर का चक्कर महसूस हुआ और मैं होश से बेगाना हो गया। मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा सा फैल गया। वैसे जब मेरे होश बहाल हुए तो मैंने देखा कि आसमान पर पूरा चांद दमक रहा है और उसकी साफ रोशनी में तालाब का पानी भी। वो दोनों बच्चे मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं हड़बड़ाकर जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तभी मेरे कानों में पानी के अंदर से कुछ छपाकों की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने उधर नज़र डाली। मैंने देखा तालाब के गदले पानी में, जो चांदनी में चमक रहा था, भैंसों के 2 पड़वे मेरी तरफ घूर रहे थे। ये घटना जो मैं इस वक्त लिखने जा रहा हूँ असल में मेरे साथ नहीं घटी, बल्कि ये घटना मेरे वालिद साहब के साथ घटी थी। वो एक रिपोर्टर थे और कभी कभार कहानियाँ भी लिखा करते थे। उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी मौत के बाद मेरे हाथ उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे थे जो उन्होंने अपने संदूक में रख छोड़े थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से मुझे ये घटना मिली थी जो मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। मैं इसे भी फर्जी या बनावटी ही करार देता, लेकिन इस पर वालिद साहब ने एक नोट लिख रखा था जो लाल रोशनाई में लिखा गया था। उन्होंने लिखा था कि ये घटना 100% सच है और ख़ुद उन्हीं के साथ घटी है। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि आखिर उन्होंने कभी इसका जिक्र हम लोगों से क्यों नहीं किया या इस घटना को छपवाया क्यों नहीं। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने इसे इसी मकसद के लिए नोट करके रखा होगा। फिर बाद में उनकी माली हालत ख़राब हो गई थी। यही नहीं, बाद में उनकी आंखें भी ख़राब हो गई थीं। हो सकता है इन्हीं सब उलझनों की वजह से वो इसे कहानी की शक्ल नहीं दे सके हों और ये कागज़ दूसरे कागज़ों में दब कर रह गया हो। बहरहाल अब जबकि मुझे एक मौका मिला है, मैंने ये डॉक्यूमेंट साफ कर लिया है और इस घटना को लोगों के लिए रवाना कर रहा हूँ। शायद ये अजीबोगरीब आप बीती पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी और अचंभे का कारण बने। ये किस्सा मैं उसी तरह लिख रहा हूँ जिस तरह मुझे लिखा हुआ मिला था, बस थोड़ी बहुत हेर फेर मैंने की है। मेरा नाम अनीस अहमद है। मेरी उम्र इस वक्त 29 साल है और मैं अभी तक कंवारा हूँ। पिछले 8 बरसों में मैं कलकत्ता में ही रह रहा हूँ और एक इश्तिहारी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो अच्छी खासी है। इसमें मैं न सिर्फ आराम से रह रहा हूँ बल्कि सरदार शंकर रोड पर एक फ्लैट भी किराए पर ले रखा है जो 2 कमरों का है। 2 साल पहले मैंने एक पुरानी एम्बेसडर कार ख़रीदी थी जो मेरे इस्तेमाल में है और उसे मैं खुद ही चलाता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी कहानियाँ भी लिखता हूँ।
मेरी कुछ कहानियाँ छप भी चुकी हैं, अलबत्ता ये मेरा पेशा नहीं है, बस शौक है। इधर पिछले 2 सालों से मैंने लिखना लगभग बंद कर रखा था। वजह यह थी कि अचानक मेरा झुकाव एक ख़ास टॉपिक की तरफ हो गया था। ये टॉपिक बंगाल और बिहार के इलाकों में 19वीं सदी के दौरान की जाने वाली नील की खेती के बारे में था। सही मानों में इस टॉपिक पर मेरी मालूमात बहुत थी। मुझे ये सारी बातें मालूम थीं कि यहाँ किस तरह अंग्रेज़ों ने नील की खेती शुरू की थी, किस किस तरह उन्होंने गरीब देहातियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था, फिर किस तरह इन देहातियों ने उनके खिलाफ बगावत की थी और आखिरकार जर्मनी में सिंथेटिक नील के इजाद के बाद किस तरह इस मुल्क से, इस कंट्री से नील की खेती का खात्मा हुआ था। ये सारी बातें मुझे लगभग शुरू से मालूम थी। नील के टॉपिक पर मैंने इतनी रिसर्च क्यों की थी, यही वो कारण है जिसकी वजह से आज मैंने दोबारा कलम थामा है। असल में इस दिलचस्पी का सबसे बड़ा ज़रिया वो अनुभव था, वो भयानक अनुभव जो मेरे साथ घटा था, जो मेरे साथ पेश आया था। मैं आज उसी अनुभव को लिखने जा रहा हूँ। इस जगह मैं थोड़ा सा जिक्र अपने अतीत का भी करना चाहता हूँ। मेरे वालिद मुंगेर में एक जाने माने डॉक्टर की हैसियत से मशहूर थे। मुंगेर बिहार का शहर है। मैं यहीं पैदा हुआ था और मैंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की थी। मैं 16 बरस का था जब मेरे वालिद इस दुनिया से चल बसे थे। मैं अपनी माँ के साथ मुंगेर से कलकत्ता आ गया था। कलकत्ता में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक इश्तिहारी कंपनी से जुड़ गया। मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी और मैं हर शख्स से इंटरव्यू लेने की सलाहियत यानी क्षमता रखता था। मुंगेर का बासी होने की वजह से कलकत्ता जैसे शहर में मेरा दिल अक्सर घबराता था और मैं अक्सर इधर उधर सैर सपाटे किया करता था। यही शौक़ था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं कार ख़रीद लूँ। हर हफ्ते मैं कभी डायमंड हार्बर चला जाता था और कभी हुस्नाबाद, जिसका रास्ता डमडम रोड से जाता था। मैं आम तौर से अकेला ही निकलता था। कलकत्ता में मेरे करीबी दोस्त लगभग थे ही नहीं। यही वजह थी जब मेरे एक दोस्त यूसुफ का ख़त मिला तो मैं बेहद खुश हुआ। यूसुफ से मेरी दोस्ती मुंगेर के स्कूल के दिनों से थी। उससे मेरी ख़तों किताबत रहती थी। उसका ये ख़त दुमका से आया था। उसने लिखा था, मुझे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जगह मिल गई है। मेरे पास अपना क्वार्टर है। छुट्टियों में हो सके तो मेरे पास आ जाओ। मेरे पास छुट्टियों का कुछ स्टॉक था। मुझे छुट्टी मिल गई। वो अप्रैल की 27 तारीख थी। मैं ये तारीख कभी नहीं भूल सकता। फिर मैंने सामान पैक किया और दुमका की तरफ चल पड़ा। कार से सफ़र का आइडिया मेरा अपना था। वहाँ से दुमका सिर्फ 2 मील के फासले पर था, यानी सिर्फ 6 घंटे का सफ़र था। मैंने ज़रा जल्दी नाश्ता किया और 10 बजे के करीब चला। उम्मीद थी कि शाम से पहले पहुँच जाऊँगा। कम से कम यही प्लान था। मैंने नाश्ता करके पान खाया ही था कि मेरे पड़ोसी भोला बाबू ने मुझे पकड़ लिया। मैं उससे ज़्यादा फ्री नहीं था, मगर आने वाले को फ़ौरन टाल भी तो नहीं सकता था। मुझे तैयार देखकर उसने पूछा, कहाँ के इरादे हैं मियाँ? मैंने उसे बताया तो वो परेशान लहजे में बोला, मगर ये रास्ता तो काफ़ी लंबा है। बेहतर है कि तुम किसी ड्राइवर वगैरह को साथ ले लो। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं खुद बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ और मेरी कार भी ठीक ठाक है। 10:25 पर मैं रोड पर था। मैंने हावड़ा से बचते हुए टेली ब्रिज रोड पकड़ी थी, मगर फिर भी मुझे चंदर नगर पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। पहले 30 मील का सफ़र घनी आबादियों में से था और ये देर इसीलिए हुई थी। बाद में जब मुझे साफ सड़क मिल गई तो मेरी उलझन भी दूर हो गई। यहाँ अब हर तरफ खुली फिजा थी। कोई 12:30 बजे मैं बर्दवान के नज़दीक पहुँच चुका था। मैंने नाश्ता जल्दी किया था और मुझे तभी भूख ने सताना शुरू कर दिया। एक जगह मैंने फ्यूल लिया और करीबी रेस्टोरेंट में जा घुसा। वहाँ मैंने थोड़ा सा खाना खाया। इसके बाद मैंने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। अभी मेरे सामने
कोई 132 मील का सफ़र बाकी था। बर्दवान से 20 मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा पानागढ़ था। यहाँ से मुझे ग्रांड ट्रंक रोड छोड़कर वो रोड पकड़नी थी जो इल्म बाज़ार जाती थी। इल्म बाज़ार से रोड सूरी के रास्ते दुमका पहुँचती थी। अभी मेरी नज़रों के सामने वो छावनी आई थी जो पानागढ़ में थी कि एक ज़ोरदार पटाखा छूटा और मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार का पिछला पहिया ब्रस्ट हो चुका है। मैंने कार रोकी, उतरकर मैंने स्पेयर व्हील निकाला। मैं उसे आसानी से फिट कर सकता था। मैंने ये काम किसी न किसी तरह कर ही डाला, मगर मैं पसीने पसीने भी हो चुका था। मेरी घड़ी में उस वक्त 2:30 का वक्त हो रहा था। मौसम भी बिगड़ता नज़र आ रहा था। हवा बिल्कुल थम गई थी। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो एहसास हुआ कि आसमान पर बदलियां घिर रही हैं। मैंने परेशानी भरी नज़रों के साथ देखा और कार में बैठ गया। मुझे अब तेज़ी से सफ़र करना था। वैसे अभी मैंने इल्म बाज़ार क्रॉस ही किया था कि तूफ़ान आ गया। ऐसे तूफ़ान को मैंने शहर में कई बार भुगता था। वहाँ ये अच्छे भी लगते थे, मगर इस खुले इलाके में उसका रंग ही और था। बिजलियाँ शोर मचाती कड़क रही थीं और मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं कोई कड़का मेरी ही कार पर ना गिरे। इसी परेशानी की हालत में मैं सूरी के इलाके से गुजर रहा था। अचानक मेरे कानों में एक और धमाका हुआ, और ये धमाका बिजली का नहीं था, बल्कि मेरी कार का एक और टायर ब्रस्ट हुआ था। मेरा दिल बैठकर रह गया। बारिश टूट टूट कर बरस रही थी। मेरी घड़ी 5 बजे का वक्त बता रही थी। पिछले 20 मील मैंने 15 मील की रफ्तार से तय किए थे, वरना इस वक्त तक मैं मांजौर पहुंच चुका होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ किस जगह। इस कदर तेज़ बारिश थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाइपर बेचारा बेदम हो रहा था। ये अप्रैल का महीना था। सूरज इस वक्त तक डूबता नहीं, मगर बारिश की वजह से बिल्कुल शाम का समा हो रहा था। मैंने दाईं तरफ का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई। बाहर के मंजर से अंदाज़ा हुआ कि ये कोई कस्बा हरगिज़ नहीं है। वैसे पेड़ों के अंदर से 2-4 इमारतें ज़रूर दिखाई दे रही थीं। कार से निकलने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, क्योंकि मुझे दूर नज़दीक कोई दुकान कतई नज़र नहीं आ रही थी। मेरे पास अब कोई दूसरा स्पेयर टायर नहीं था। कार में कोई 15 मिनट तक मैं बैठा इंतज़ार करता रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि इधर से तो कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही। मुझे परेशानी हुई। खुदा जाने मैं सही रास्ते पर था कि नहीं। सूरी तक तो मैंने सही रास्ता ही पकड़ा था, मगर बाद में शायद मैंने गलत मोड़ लिया होगा। इस अंधा कर देने वाली बारिश में ये पॉसिबल था। कुछ भी हो, मैं बहरहाल साउथ अमेरिका या अफ्रीका में नहीं था। ये जगह बहरहाल बैरभूम नामी ज़िले में ही थी, यानी शांति निकेतन से 50 मील के फासले पर। बारिश रुक जाती तो ये मसला भी हल हो सकता था। पॉसिबल था कि मुझे 1.5 मील के अंदर कोई रिपेयर शॉप भी मिल जाती। मैंने जेब से सिगरेट निकाली। मुझे अपने पड़ोसी भोला बाबू की बात याद आई। उसने जो कहा था वही हो रहा था। मैंने सोचा आइंदा वाकई। तभी मुझे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे एक ट्रक रुका हुआ था। आखिर ये हॉर्न क्यों दे रहा है? क्या मैं बीचों बीच रोड के खड़ा हूँ? बारिश कुछ कम हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला तो एहसास हुआ कि ट्रक वाले का हॉर्न देना जायज़ था। ब्रस्ट टायर के बिना पर गाड़ी काफ़ी तिरछी होकर रुकी थी और रोड ब्लॉक था। गाड़ी थोड़ी सी हटा लीजिए। ट्रक का ड्राइवर भी उतर आया था। क्या मामला है? उसने पूछा। पंक्चर हुआ है? मैंने मायूसी से हुंकारी भरी। ज़रा मेरी मदद करो, मैंने कहा, ताकि मैं कार को हटा सकूं। ड्राइवर का हेल्पर भी उतर आया था। हम तीनों ने कार एक तरफ हटा दी तो मैंने उससे सवाल किया और पता चला कि मैं दुमका के रास्ते पर नहीं हूँ, यानी मैंने गलत मोड़ काट लिया था। सही रास्ते पर पहुँचने के लिए मुझे 3 मील का सफ़र करना था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि इधर कोई रिपेयर शॉप नहीं है। ट्रक के जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान हुआ।
ये बात तय थी कि मैं आज रात किसी भी तरह दुमका नहीं पहुंच सकता। मुझे कुछ पता नहीं था कि आखिर ये रात मैं कहाँ और कैसे गुजारूंगा। बाहर गड्ढे जल थल हो रहे थे और उनमें मेंढकों ने टरटराना शुरू कर दिया था। बारिश अब बिल्कुल हल्की हो गई थी। मैं फिर कार में जा बैठा। मैं सिगरेट जलाने ही वाला था कि मुझे अपनी विंड में से एक रोशनी का एहसास हुआ। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला। एक पेड़ की डालियों में से मुझे पीले रंग की रोशनी दिखाई दी। ये कोई खिड़की थी। रोशनी का मतलब ये था कि आदमी भी होंगे, यानी करीब ही कोई घर भी था। यकीनन कोई इसमें रहता भी होगा। मैंने टॉर्च हाथ में ले ली और कार से बाहर निकल आया। खिड़की ज़्यादा दूर नहीं थी। मैंने खोजबीन की। मेन रोड से एक तंग सी पगडंडी उस मकान की तरफ जाती दिखाई दे रही थी जहां मैंने रोशनी देखी थी। गड्ढों और कीचड़ों से बचता बचाता मैं चलता रहा। जब मैं इमली के एक पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने मकान को भी देख लिया। ये मकान क्या था? बस एक कॉटेज था जिस पर टीन की छत पड़ी हुई थी। एक खुले दरवाजे से मैं एक लालटेन को देख रहा था। वहीं से किसी चारपाई का एक पाया भी दिखाई दे रहा था। अरे भाई, कोई अंदर है? मैंने आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ पर एक दरमियानी उम्र का बड़ी बड़ी मूछें वाला आदमी कमरे से बाहर निकल आया। कहाँ से आ रहे हो साहब? उसने पूछा। मैंने उसे अपनी सारी बिपता सुना दी और पूछा, यहाँ कहीं रात बसर करने को जगह मिल सकेगी? मैं रात गुजारी के लिए मुआवजा भी दे सकता हूँ। डाक बंगले में ठहर जाओ साहब। डाक बंगले में? मैंने चकरा कर कहा और इधर उधर देखा। तब एहसास हुआ कि लालटेन की वजह से मैंने किसी और तरफ देखा भी नहीं था। मेरी बाईं तरफ एक बड़ा सा 1 स्टोरी बंगला मौजूद था। यही है? मैंने इशारे से पूछा। जी साहब, आदमी ने कहा, लेकिन बिस्तर का बंदोबस्त नहीं है, खाना भी नहीं मिलेगा। मेरा बिस्तर मेरे पास है, मैंने कहा। चारपाई तो होगी? जी हाँ, चारपाई है, और मैं तुम्हारे कमरे में चूल्हा भी देख रहा हूँ। क्या खाना पका रहे हो? आदमी मुस्कुराने लगा और बोला कि उसके पास बस उड़द की दाल और रोटियां होंगी। मेरे लिए उस वक्त ये खाना भी बेहतरीन ही था। मालूम नहीं अच्छे दिनों में उसकी क्या हालत होगी। वैसे अब ये किसी भी तरह डाक बंगला नहीं कहा जा सकता था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना था और ख़ासा बड़ा था। कमरे बड़े थे और छत ऊंची थी। फर्नीचर में एक चारपाई थी। दीवार के साथ एक मेज़ भी लगी थी और एक टूटे हत्थों वाली कुर्सी भी थी। चौकीदार ने इसी बीच मेरे लिए एक और लालटेन जला दी थी। फिर उसने उसे मेज़ पर रख दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। साहब, मुझे सुक्खन कहते हैं। इस डाक बंगले में और लोग भी ठहरते रहते हैं या सिर्फ मैं ही आया हूँ पहली बार? नहीं साहब, कभी कभी लोग आते रहते हैं, मगर बहुत कम। पिछली सर्दियों में भी एक बाबू आया था, वो 2 रातें रुका था। यहाँ कोई जिन भूत तो नहीं है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। नहीं साहब, चौकीदार ने कानों को छूते हुए कहा। ये जगह बिल्कुल ठीक है। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। ये डाक बंगला कब का है सुक्खन? चौकीदार ने मेरे चारपाई पर बिस्तर बिछाते हुए कहा। किसी ज़माने में ये बंगला एक गोरे साहब का था। गोरा साहब? जी साहब, वो नील की खेती किया करता था। किसी ज़माने में इधर पास ही नील की एक फैक्ट्री होती थी। उसकी चिमनी आज भी मौजूद है। मुझे पता था कि किसी ज़माने में इधर नील की फैक्ट्रियाँ थीं। मैंने अपने बचपन में कुछ कारखानों के खंडर भी देखे थे जो मुंगेर में थे। सुक्खन की मोटी मोटी रोटियों और उड़द की दाल का खाना खाकर जब मैं सोने के लिए लेटा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने पहले यूसुफ को तार के ज़रिए बता दिया था कि मैं रात तक उसके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे ख्याल आया वाकई वो परेशान होगा, मगर अब मैं कर भी क्या सकता था। मैंने लालटेन को बाथरूम में रख दिया। कमरे में आने वाली रोशनी अब परेशान नहीं कर रही थी। कार की तरफ से मैं निश्चिंत था। यहाँ इसे कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं था। बारिश रुक चुकी थी। अब फिजा में झिंगरों और मेढकों का शोर खुला हुआ था। इस दूर दराज देहात में एक पुराने बंगले के अंदर लेटे हुए मुझे यूं लग रहा था
जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर बाद सोया था। बहरहाल मेरी आंख खुली तो एहसास हुआ कि दरवाजे को कोई खुरच रहा है। दरवाजे पर जंजीर लगी हुई थी। मैंने सोचा कोई आवारा कुत्ता या गीदड़ होगा। मिनट भर बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं, लेकिन जल्द ही किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ने मुझे फिर चौंका दिया। ये आवाज़ किसी आवारा कुत्ते की हरगिज़ नहीं थी, बल्कि ये किसी हाउंड के गले से निकलने वाली आवाज़ थी। मैं ऐसी आवाज़ को अच्छी तरह पहचानता था। आखिर यहाँ एक पालतू कुत्ता कहाँ से आ गया? मैंने सोचा उठ कर देखूं, मगर मैंने इरादा बदल दिया। क्या ज़रूरत थी? मैंने हल्की सी चांदनी में जो खिड़की से अंदर आ रही थी अपनी घड़ी देखनी चाही और घबरा गया। मेरे हाथ में कोई घड़ी नहीं थी। ये एक ऑटोमेटिक वॉच थी और मैं इसे पहनकर ही निकला करता था। ये कहाँ गई आखिर? यहाँ चोर वगैरह हैं क्या? मुझे अपनी कार की फिक्र भी सताने लगी। मैंने तकिए तले टॉर्च निकालने की कोशिश की तो पता चला वो भी गायब है। उछलकर मैं बिस्तर से नीचे आ गया। मैंने नीचे झांक कर देखा, मगर मुझे अपना वो सूटकेस भी गायब मिला जिसे मैंने नीचे रख दिया था। मेरा सर घूमने लगा। कुछ न कुछ करना ज़रूरी था। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, चौकीदार! मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बढ़कर दरवाजे को देखा। उसकी जंजीर वैसी ही लगी हुई थी। विंडो में सलाखें थीं। फिर आखिर चोर अंदर कैसे आए होंगे? मैं दरवाजे की जंजीर खोलने ही जा रहा था कि मेरी नज़रें अपने हाथ से टकराईं और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। शायद मेरे हाथ के साथ दीवार की सफ़ेदी लग गई है, या फिर कोई सफ़ेद पाउडर है। न जाने क्यों मुझे हाथ की जिल्द का रंग बदला हुआ सा लगा था। और जब मैं सोने लेटा था तो मेरे बदन पर एक बनियान थी, मगर अब इस वक्त बनियान की जगह मेरे बदन पर एक कमीज़ थी, लंबी आस्तीनों वाली कमीज़। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। मेरा सर धमकने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला और बरामदे में चला गया। चौकीदार! मैंने आवाज़ लगाई। मेरे मुंह से जो आवाज़ निकली उसका लहजा मुझे बुरी तरह अनजाना सा लगा। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुंह तो मेरा ही है, मगर आवाज़ किसी अंग्रेज़ की हो। फिर पता नहीं ये चौकीदार कहाँ था। उसकी कॉटेज भी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। यही नहीं, अब इस बंगले के सामने एक बड़ा सा खुला मैदान नज़र आ रहा था। उसके ज़रा फासले पर एक इमारत थी जिसकी ऊंची चिमनी साफ दिखाई दे रही थी और आसपास बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और यहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ था। सिर्फ नक्शा, बल्कि मैं खुद भी बदल चुका था। मैं बिस्तर पर पलट पड़ा। मेरा बदन पसीने में नहा रहा था। अंधेरे से मेरी आंखें मानूस हो गई थीं। मैं अंदर का नक्शा अच्छी तरह देख रहा था। बिस्तर मौजूद था, मगर उस पर एक मच्छरदानी भी लगी हुई थी, जबकि मेरी चरपाई पर कोई मच्छरदानी नहीं थी पहले। इस बिस्तर का तकिया भी मेरे तकिए से अलग किस्म का था। टेबल और मेज़ बेशक अपनी अपनी जगह पर थीं, मगर ये इतनी बड़ी नहीं लग रही थीं। मेज़ पर लालटेन थी, मगर ये एक केरोसिन लैंप था। कमरे में मैंने कई और चीज़ें भी देखीं। एक कोने में कुछ स्टील के संदूक रखे हुए थे। वॉल पर एक कोट लटक रहा था। ब्रैकेट के नीचे एक जोड़ी जूते रखे हुए थे। मैंने उधर से नज़रें हटाकर अपना जायज़ा लिया। अब तक मैंने सिर्फ अपनी कमीज़ पर ही ध्यान दिया था। अब पता चला कि मैंने तंग सा पजामा पहन रखा है। फर्श पर एक जोड़ी जूते रखे हुए थे जो मेरे हरगिज़ नहीं थे। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो एहसास हुआ कि मेरी जिल्द और रंगत ही नहीं बदली है, बल्कि मेरे चेहरे के नाक नक्श भी बदल चुके हैं। मेरी नाक पतली नहीं रही थी, न ही मेरे होठ मोटे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे सर के बाल घुंघराले हो चुके हैं और मेरे गालों पर बड़ी बड़ी कलमें हैं। वहशत में मुझे तलाश हुई कि आईना देखूं, मगर वहाँ आईना कहाँ था। मैंने बढ़कर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। हाँ, यहाँ मैंने एक टूटा फूटा सा आईना देखा था जब मैं यहाँ लालटेन रखने आया था। इससे पहले मैंने देखा था तो मुझे यहाँ सिर्फ एक बाल्टी दिखाई दी थी, मगर अब इसमें एक टब भी था। करीब ही एक स्टूल भी था जिस पर एक मग रखा हुआ था। मेरी नज़रें अब दाईं तरफ थीं और मैं जिस चीज़ को देख रहा था
वो एक ओवल शेप वाला मिरर था जो एक ड्रेसिंग टेबल के साथ टिका हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि मैं उस आईने के सामने खड़ा था, मगर आईने में जो अक्स दिखाई दे रहा था वो मेरा हरगिज नहीं था। खुदा जाने कौन सा शैतानी चरखा चल रहा था कि मेरी शक्ल और सूरत बदल गई थी और मैं एक 19वीं सदी में पाए जाने वाले किसी अंग्रेज के रूप में ढल गया था। उस शख्स के चेहरे पर दुख और सख्ती के भाव खुदे हुए थे। उस शख्स की उम्र लगभग 22 साल महसूस हो रही थी, लेकिन खुदा जाने क्यों वो अपनी उम्र से कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा था। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर अपने चेहरे को दोबारा देखा, फिर मेरे मुंह से एक सिसकारी सी निकली। ये आवाज़ मेरी नहीं थी और ये सिसकारी ये भी मेरे अंदर के एहसास की वजह से नहीं थी, बल्कि उसी अंग्रेज के अंदर के भाव की वजह से थी जिसका रूप मैं धार चुका था। इस वक्त जो कुछ हुआ उसमें मेरा अमल दखल बहुत कम था। मैं बस किसी कठपुतली की तरह हरकत कर रहा था। इसके बावजूद हैरानी की बात यह थी कि मैं यानी अनीस अहमद अपनी शख्सियत के बदलाव को पूरी तरह जान रहा था। वैसे मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बदलाव टेम्परेरी है या परमानेंट। मैं दोबारा बेडरूम में आ गया। मैंने देखा कि टेबल लैंप तले एक नोटबुक खुली हुई है। एक तरफ पेज सादा था जबकि दूसरी तरफ लिखा हुआ था। करीब ही एक कलमदान भी मौजूद था जिसकी दवात में कलम अड़सा हुआ था। मैं धीरे से कुर्सी पर जा बैठा। किसी अनजानी ताकत ने मेरा हाथ उठाया और मैंने कलमदान का कलम संभाल लिया। फिर मेरा हाथ नोटबुक के सादे पेज पर चलने लगा। फिर जो लिखावट उस पेज पर उभरी वो यूं थी: 27 अप्रैल 1868। ये भयानक मच्छर फिर से मेरे ऊपर भनभना रहे हैं। लगता है इस राज्य का बेटा इन्हीं मच्छरों के हाथों मौत के घाट उतरेगा। एरिक पहले ही भाग चुका है, पेरी और टोनी भी जा चुके हैं। शायद मैं ही सबसे लालची आदमी हूँ। तभी तो मलेरिया के लगातार हमलों के बावजूद नील का जादू मेरे सर से नहीं उतर रहा। मैं झूठ नहीं लिखूंगा, मैंने अपने मुल्क में बहुत बुरे काम किए हैं और ये बातें उन्हें ज़रूर याद होंगी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। शायद इसी अजनबी धरती में मेरी कब्र बनेगी। वहाँ मेरी बीवी मैरी और मेरे मासूम बच्चे टोनी की कब्रें हैं। मैंने यहाँ के लोकल लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। जाहिर है मेरी मौत पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। हो सकता है मेरे चपरासी मीर जान को कुछ अफसोस हो। और बस रहा रैक्स, सो मैं उसी की तरफ से फिक्रमंद हूँ। मेरी मौत के बाद यकीनन मेरे वफादार कुत्ते को यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। मैं अब और नहीं लिख सकता। हाथ कपकपाने लगे थे, मेरे नहीं बल्कि लिखने वाले के। मैंने कलम रख दिया। फिर मेरे दाएं हाथ ने टेबल के ऊपरी ड्रॉअर खींची। उसके अंदर कई चीज़ें थीं और साथ ही उसके अंदर एक चमकते दस्ते वाला पिस्तौल भी मौजूद था। शायद दस्ते में हाथी दांत जुड़ा हुआ था। हाथ ने पिस्तौल निकाला, वो अब कांप भी नहीं रहा था। बाहर गीदड़ों के गिरोह ने कुछ आवाज़ें ऊंची की। फिर जवाब में हाउंड ने भौंकना शुरू कर दिया। कुर्सी से उठकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर मैं बरामदे में जा रुका। सामने का मैदान चांदनी में डूबा हुआ था। बरामदे से 10 गज के फासले पर एक बड़ा सा ग्रे हाउंड खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपनी दुम हिलाई। रैक्स, ये अंग्रेज के मुंह से निकलने वाली आवाज़ थी। रैक्स, रैक्स। फिजा में रैक्स रैक्स की आवाज़ गूंज उठी। रैक्स बढ़कर बरामदे में आ गया। जो ही सीमेंट के फर्श पर पहुंचा, मेरा दाहिना हाथ उठा। उसमें दबे पिस्तौल की नाल कुत्ते की तरफ हो गई। कुत्ते ने धीरे से आवाज़ निकाली। मेरे दाएं हाथ की उंगली ने ट्रिगर दबा दिया। एक अंधा कर देने वाले धमाके के साथ धमाका हुआ और फिजा में बारूद की बू फैल गई। रैक्स का मुर्दा जिस्म आधा सीमेंट के फर्श पर और आधा कच्चे में ढेर हो चुका था। पिस्तौल की आवाज़ ने करीबी पेड़ों के कौवों को जगा दिया था। मैंने तभी फैक्ट्री की तरफ से एक शोर उठते सुना। मैं बेडरूम में वापस आ गया। मैंने जंजीर लगाई और बिस्तर पर बैठ गया। फैक्ट्री की तरफ से उठता हुआ शोर अब मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। मैंने पिस्तौल की नाल को, जो कि अभी भी गर्म थी, अपने दाएं कनपट्टी पर लगा दिया। बस
इतना ही मुझे याद है। मैं जब जागा तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। चाय लाया हूँ साहब। खिड़की से दिन की रोशनी आ रही थी। आदत के मुताबिक मेरी नज़रें अपने दाएं कलाई की तरफ उठीं। 6:30 बज रहे थे। मैंने कलाई उठाकर उसमें बंधी वॉच की तारीख पढ़ी, 27 अप्रैल। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया था ताकि सुखन अंदर आ सके। साहब, यहाँ से आधे घंटे के फासले पर रोड किनारे एक रिपेयर शॉप है, उसने बताया। वो 7 बजे खुलेगी। बहुत अच्छा, मैंने कहा और चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त मुझे याद आया कि रात जो डायरी मैंने लिखी थी उसमें 27 अप्रैल 1868 की तारीख पड़ी थी। ठीक 100 साल पहले की तारीख थी ये, यानी उस घटना की ये समी बरसी थी। मेरे खुदा, मैं लरस कर रह गया। मैंने सोचा, अगर मैं ये किस्सा किसी को सुनाऊं तो क्या वो इसका यकीन कर लेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।